हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। एक बात और कि मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से बुक्स एंड ई बुक्स भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, बुक आपको मिल जाएंगी। बुक को क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज बड़ी अच्छी क्वालिटी में, बहुत हाई कंटेंट उसमें रखा गया, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट उसमें रखा गया कि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए। बुक को हमने अलग अलग सेगमेंट में, मतलब अलग अलग भाग में बांटा है। जैसे कि आप देखें, थ्योरी वाला पोर्शन एक अलग होगा, फिर आप बात करें कि उसी के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग होगा, और ऐसे अलग अलग कई सारे पार्ट बांटे ताकि आप एक ही बुक से अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर पाए। तो अब बात करते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की हम बात करते थे बार बार, जो अभी तक हमने इतने वीडियो में बात करी है, उसका प्रभाव क्या पड़ा है। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 4 क्या है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके अंतर्गत हमें भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को जानना है। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहली चीज आप देखें प्रभाव, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आती है, इसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा, जिसको आप कंपटीशन भी कहते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब हम एक दूसरे को देखकर उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा चीजें अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो कहलाती है प्रतिस्पर्धा। मान लीजिए कि मैं आज 4 घंटे पढ़ा हूं, हो सकता है कि आपने मुझे देखा, बोले सर उनने 4 घंटे पढ़ा, तो 4 तो कम से कम पढ़ाई करनी है। उनने ये सब्जेक्ट खत्म कर लिया तो हमें भी ये सब्जेक्ट खत्म करना है। इसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा। इस तरीके से जब काम करते हैं तो चीजें अच्छी भी होती हैं, क्वालिटी भी सही आती है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री हमने मान ली, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, दोनों कपड़ा बनाती हैं। फैक्ट्री ए ने दाम सस्ता करने की कोई जुगाड़ लगा ली है, तो फैक्ट्री बी भी क्या करेगी, दाम सस्ता करने की कोई जुगाड़ लगाएगी। फैक्ट्री ए ने उत्पादन बढ़ा लिया है, तो फैक्ट्री बी भी देखेगी कि भैया हमको भी उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी क्या करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। देखा देखी में चीजों को अच्छा, तो इससे क्या होगा, चीजें अच्छी हो रही हैं, दाम सस्ते हो रहे हैं, विकल्प बढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज हो जाती है। ये प्रतिस्पर्धा किसके बीच आई, तो ये प्रतिस्पर्धा खास तौर से विदेशी और स्थानीय चीजों के बीच में आई। वैश्वीकरण हो गया तो वैश्वीकरण से जो विदेशी कंपनियां हैं वो देश में आ गई, और देश की जो स्थानीय कंपनियां हैं इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी। मतलब विदेशी सामान की टक्कर में अब देश का सामान भी तैयार होने लगा। इसके जो दाम कम थे तो भारत के सामानों के भी दाम कम होने लगे। इसकी जो क्वालिटी थी तो भारत के सामानों की क्वालिटी भी सुधरने लगी, इसमें भी सुधार होने लगा। इसका फायदा शहरी क्षेत्र के धनी वर्ग को अधिक हुआ, क्योंकि उनके पास पैसा है, उपलब्धता, चूंकि कारखाने भी शहरों की तरफ लगे तो उनके सामने विकल्प ज्यादा आए, तो उनने इस चीज का फायदा ज्यादा उठाया है। यहां पर आप फोटो के माध्यम से देख भी पा रहे हैं कि वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव सपना देखा, आप देखें बैठ के ऐसे पिक्चर देख रहे हैं, ये सारे फायदा ग्लोबलाइजेशन के कारण आपको हो पाए हैं। अब ये सारी प्रतिस्पर्धा से कैसे फायदा हो रहा है, अगर आप देखें कि धनी वर्ग को कैसे फायदा हुआ है, तो आप देखें धनी वर्ग के सामने विकल्प अधिक आ गए, अधिक विकल्प हो गए, उत्पाद जो है वो उत्कृष्ट गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी अच्छी हो गई, साथ ही साथ कीमत गिर गई, तो जेब पर भी भारी नहीं पड़ रहा है। इन सब माध्यमों से धनी वर्ग ने ज्यादा आनंद उठाया, ज्यादा फायदा लिया। ये लोग पहले की तुलना में आज की अपेक्षाकृत अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छे जीवन का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है ना, एक समान प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव जो है वो कुछ अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। पहली बात करें कि विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है ना। भारत में जो निवेश हुआ है उसमें इनके द्वारा वृद्धि की गई है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। मतलब भारत के अंदर जब उन्होंने निवेश किया है, और निवेश क्यों कर रही हैं, क्योंकि फायदा दिख रहा है, इसी कारण से निवेश किया, मतलब लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश में रुचि दी है। मतलब सेल फोन का मार्केट आजकल आप देख पा रहे हैं कैसा है, हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, गाड़ियां देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आप देख पा रहे हैं, तो इनमें निवेश किया और फायदा भी बढ़ाया। अधिकांश खरीदार, इन जो आप मोबाइल फोन देखें या मोटर गाड़ियां देखें या हम इलेक्ट्रॉनिक का सामान देखें, तो अधिकांश खरीदार जो है वो संपन्न वर्ग के लोग हैं। गरीब वर्ग का व्यक्ति इतना ही सामान नहीं खरीद पाता, एक बार खरीदा उस चीज को वो संजो कर लंबे समय तक चलाता है। लेकिन संपन्न वर्ग मोबाइल लिएगा 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल के अंदर तो बदलना ही है, ये चलन चलता ही रहता है ना। इन उद्योगों और सेवाओं में अब जब ये उद्योग आएंगे तो उद्योगों के अंदर रोजगार भी पैदा होंगे, मतलब लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उनकी आय बढ़ेगी, तो लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का काम किया वैश्वीकरण ने।
इन उद्योगों का कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई। पहले तक माल बिकता नहीं था, विदेशों में भेजना पड़ता था, लिंक ढूंढनी पड़ती थी, जुगाड़ लगानी पड़ती थी। आजकल इस देश पे बड़ी फैक्ट्री खुल गई तो डायरेक्ट कांटेक्ट मिल जाते हैं कि भैया तो हमें सप्लाई करो, इतना रुपया देंगे हम तुम्हें। तो छोटी कंपनियां भी समृद्ध होने लगी। दूसरी बात पर अगर बात करें तो अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। जो कई प्रकार की जो भारतीय कंपनियां हैं वो जो कंपटीशन बढ़ रहा है उससे वो लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। इससे क्या हुआ कि आप देखें कि इससे प्रतिस्पर्धा तो इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा कैसे लाभान्वित हुई कि प्रौद्योगिकी आई, मतलब नए प्रकार की इंजीनियरिंग आई। जो प्रोडक्शन सिस्टम है आपका, उत्पादन प्रणाली है, उसमें निवेश किया और इससे क्या हुआ, उत्पादन के नए मानकों को, मान लीजिए कि अभी तक हमारी पुरानी मशीन थी जो 50 शर्ट दिन भर में बनाती थी, नई टेक्नोलॉजी लाए हैं तो 5000 शर्ट दिन भर में बन रही है, मतलब नए उत्पादन के मानक, मतलब स्टैंडर्ड को छुआ। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ को अर्जित किया है ना, प्रॉफिट कमाया। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भी किया गया कि कुछ टाई अप कर लिया और उनके साथ टाई अप में काफी पैसा इन्हें कमाया। वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियों को, काफी कंपनियों को लाभ होता है। भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, टाटा मोटर्स जिसमें मोटर गाड़ियां हैं, इन्फोसिस आईटी है ना, रेनबैक्सी दवाइयां, एशियन पेंट जो पेंट बनाती है, सुंदरम फास्टन तो ये फास्टनर्स, तो ये नट बोल्ट बनाती है। ये कंपनियां क्या है, पहले स्थानीय कंपनियां थी, छोटी कंपनियां देश के अंदर भी फेमस थी, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हो गई हैं। जैसे आप टाटा की फोटो देख पा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कंपनियां आ जाती है ना, उनके अंदर आप देख पाए, जैसे पेंट की फोटो आप देख पा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कंपनियां आ जाती हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए नए अवसर सृजित किए हैं। जो सर्विस सेक्टर है उनके लिए कई सारे मौके दिए हैं। सर्विस सेक्टर आप कह सकते हैं आईटी फील्ड में, टेलीकॉम के अंदर या और दूसरे सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां, उनको कई सारे अवसर इन्हें सृजित किए हैं। खास तौर से सूचना प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों को काफी मौका मिला है कि आईटी में कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे उस चीज को और बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर, इसके उदाहरण है जो हम पढ़ चुके हैं कि भारत में लंदन की कंपनी, लंदन के लिए पत्रिका भी छप रही है और साथ ही साथ यहाँ कॉल सेंटर भी ऐसा लगाया गया है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्ट करना, जैसे डाटा एंट्री करना, लेखाकरण करना, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। आप लोग पिक्चर देखते होंगे, कई सारे लोगों ने हॉलीवुड की पिक्चरें देखी होंगी, है ना। हॉलीवुड आपने देखा होगा, भारत वाले को बॉलीवुड कहते हैं, साउथ वाले को टॉलीवुड कहते हैं, तो अलग अलग तरीके के तो ऐसा एक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर जिसको आप हॉलीवुड कहते हैं। तो हॉलीवुड की पिक्चरों में आपने ग्राफिक्स, मतलब अलग अलग तरीके के एनिमेशंस का काम देखा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चरों के ग्राफिक्स का काम भारत में होता है, हैदराबाद के अंदर और बेंगलोर के अंदर करवाते हैं। कई सारी बड़ी पिक्चरों का काम भारत में हुआ है और होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में है, हम लोग इंजीनियर्स बहुत प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर काम वहां की तुलना में सस्ते में हो जाता है, तो लोग यहाँ पर काम करवाते हैं, निश्चित तौर पर यह काम होता है। क्लियर बात। आगे बढ़े, आगे चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों पर बात करें। ये एक बॉक्स है, उस बॉक्स को मैं समझना। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। विशेष कदम उठाना मतलब क्या है, स्पेशल स्टेप उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, अलग अलग कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब इसको अंग्रेजी में क्या कह देंगे, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाएगा, सेज स्थापित कर रही हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। अब सेज के अंदर क्या होगा, आपको जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली की, है ना, बिजली की, पानी की, सड़क की, परिवहन की, भंडारण की, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कंपनी अगर आती है तो कंपनी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर ना आए, कोई असुविधा यहां पर ना हो। क्लियर बात। तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए क्या किया गया है, ये सारी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनके माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं लगाते। अगर आप सेज के क्षेत्र में अगर आप कंपनी लगाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कर नहीं देना है, कर से छूट मिल जाती है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कानूनों में, खासतौर से श्रम कानूनों में लचीलापन लाए हैं। लचीलापन का मतलब क्या होगा, कुछ उसको आसान कर दिया है कि आप आसानी से वहां पर लेबर से काम करवा सकते हैं। अध्याय 2 में हमने संगठित क्षेत्र की कंपनियों के कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों में
छूट देने की या छूट लेने की अनुमति दी है। आप देख पा रहे हैं। तो इसी कारण से क्या होगा, ये इन्वेस्टर है क्या कह रहा है, हम निवेश करने के लिए तैयार हैं, इसी कारण से ऐसा हो पा रहा है। क्लियर। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने की बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखते। पहले क्या था, जो लेबर लॉ कहता है कि आपको परमानेंट रखना पड़ेगा। अब क्या हो गया कि आप कुछ लोगों को जब काम ज्यादा होगा तो लेबर हम बढ़ा सकते हैं, बाद में निकाल सकते हैं। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानून में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ, ऐसी एक बात आप देखेंगे इनके साथ ये दिक्कत आ रही है। मतलब उनके लिए क्या है, या तो प्रतिस्पर्धा करो या फिर नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी करती हैं, या तो वो कंपटीशन करें या फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो हम बात करेंगे बढ़ती प्रतियोगिता या कंपटीशन के बारे में। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसुर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया है। संधारित्र का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों में, टेलीविजनों में, संधारित्र को कहते हैं कैपेसिटर अंग्रेजी में, तो संधारित्र का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों में, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया है और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे ना। उसकी कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो लगभग 20 कर्मचारी काम करने लगे थे। तो उसने अपनी छोटी सी कंपनी स्थापित कर ली। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात से प्रतिबंधों को हटा लिया। उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थीं। अब जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती थीं। अब क्या हुआ, टेलीविजन सेटों का निर्माण तो वो कर रही थी, किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए व्यवस्था कर दिया। मतलब क्या हो गया कि अब वो सस्ता तरीके से बेच रही है तो उनको मजबूर कर दिया गया कि आप भाई अब इनसे कुछ बॉन्डिंग आप तैयार कर लो, उनके माध्यम से कुछ ऐसा बेचो। उनमें से कुछ जब संधारित खरीदती थी तो वे इनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी, मतलब बहुत कम सस्ती होती थी। आधी कर दी मतलब क्या, बहुत कम हो गई, सस्ती है। अब रवि 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है। मतलब 2000 में जो संधारित या कैपेसिटर वो बना रहा था उनसे आधे से भी कम बना रहा है। उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे अपनी इकाइयां बंद कर दी हैं। मतलब उनको बड़ा नुकसान हुआ है। तो छोटों के लिए क्या है कि आपने देखा, हमने बात करी कि या तो प्रतिस्पर्धा करो या फिर नष्ट हो जाओ। तो इनने क्या है, नष्ट हो गई ये इकाइयां, उनके दोस्तों ने बंद कर दी। इस प्रकार की छोटी इकाइयां जिनके सामने समस्याएं हैं, खासतौर से बैटरी, संधारित, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माताओं या छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। बड़ी कंपनियों के सामने वो टिक नहीं पाए हैं। कई इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक नियोजित हैं। अगर आप कृषि देखें तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर लघु उद्योगों के अंदर लोग काम करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के आने से इनको संरक्षण नहीं मिला तो या तो ये कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई, और जब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई तो धीरे धीरे कंपनी के मालिक ने कंपनी को बंद करना ही सही समझा और कंपनी बंद कर दी, क्योंकि वो कहां से पेमेंट करेगा लेबर की, तो ये सारी समस्याएं आई, तो उसने कंपनी को यहां पर बंद कर दिया। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब काम पर रख लेंगे, जब जरूरत नहीं होगी तो आपको काम से निकाल लेंगे। ऐसे लचीलेपन को पसंद करते हैं, यही लचीलापन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्माता उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर रहे हैं। आप देखिए, ये वस्त्र निर्माता है। वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक यद्यपि महिलाओं को काम के लिए अवसर प्रदान किया है, परंतु रोजगार की स्थितियां यह प्रदर्शित करती हैं कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिलती है। काम करो, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो जब काम कम होगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा।
अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। मतलब क्या है कि इनने क्या किया, मान लीजिए कि इनको कुछ कपड़े चाहिए, पैंट या शर्ट चाहिए है, पैंट या शर्ट की इनको आवश्यकता है, तो इनने इसके लिए क्या किया, इसके लिए इनने यहां पर ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर किसको दिया, इन्हें भारत की छोटी कंपनियों को ऑर्डर दिया कि भैया तुम 5,000 पैंट बनाकर हमको दो, 6,000 शर्ट बनाकर हमको दो। छोटी कंपनियां क्या, ऑर्डर मिला तो इन्हें लेबर लगा ली और काम करवाना स्टार्ट किया। जो फायदा होगा वो छोटी कंपनी को होगा, वो लेबरों को नहीं बांटेगा। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल पर लागतों में कटौती नहीं कर सकते, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जो पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन ना देना पड़े। जब ज्यादा ऑर्डर आया तो ज्यादा श्रमिक रख लिए, ऑर्डर गया तो श्रमिकों को कम कर दिया, उनको कह दिया कि जाओ आप यहां से। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आमतौर पर 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, अगर 24 घंटे भी काम चलेगा तो दिन में 3 शिफ्ट होगी। अब इनसे क्या बोलेंगे, नहीं आपको 8 घंटे की शिफ्ट नहीं, आपको 12 घंटे की शिफ्ट करनी है, तो आपको 24। मान लीजिए कि ये 8 घंटे की शिफ्ट में, ये 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर आपको यहां पर 6 मजदूर की आवश्यकता है, फिर यहां पर 6 मजदूर की आवश्यकता है, और यहां पर 6 मजदूर की आवश्यकता है। मतलब 24 घंटे के अंदर आपको टोटल 18 मजदूर की आवश्यकता है। अब आपने क्या कर दिया कि इनको बोला कि नहीं आपको 12-12 घंटे काम करना होगा। मान लीजिए कि आप 12 घंटे के लिए यहां पर 6 की जगह 8 मजदूर लगाते हैं, तब भी आपको यहां पर 24 घंटे में 8-8 मतलब टोटल 16 मजदूरों की आवश्यकता हुई। 2 मजदूरों की तो कटौती यहां पर हो गई। तो ऐसे क्या है कि ऐसे श्रम लागत में से कटौती करके क्या कर रहे हैं, ये बचत कर ले जाते हैं। मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिला। मतलब जो लाभ कंपनियां कमा रही हैं, उस लाभ में जो लेबर है उसका किसी प्रकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं है। जो मजदूरी है बस मजदूरी लो और आगे बढ़ो। कपड़ा श्रमिक की बात करते हैं, एक का उदाहरण लेते हैं। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्षों तक काम किया। जब तक वह स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि और अतिरिक्त समय में काम करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। स्वास्थ्य बीमा क्या है कि अगर आप बीमार हो गए ना, स्वास्थ्य बीमा का मतलब क्या है, आप बीमार हो गए तो आपको एक बीमा है, उसके माध्यम से इलाज हो जाएगा, आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा। ये बीमा कौन करवा के दे रही है, कंपनी। भविष्य निधि मतलब फ्यूचर फंड इसको कहते हैं। भविष्य के लिए आपका पैसा कुछ कटता रहेगा, कुछ कंपनी मिलाती रहेगी, ताकि क्या हो, आपका एक फंड तैयार हो जाए, भविष्य में रिटायरमेंट के बाद वो फंड आपके काम में आए। और अतिरिक्त समय मतलब ओवर टाइम आप कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले, और दुगनी मजदूरी आपको मिला करती थी उस टाइम पर। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक उसको रोजगार नहीं मिला। अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में अब आधे से कम कमा पाती है। जब स्थायी थी तो उसको पैसा ठीक मिलता था और बीमा भी था, फंड भी था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वो कम कमा पाती है ना, उसको पैसा काफी कम मिल रहा है। वह सप्ताह के सातों दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलती है और शाम को 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने पर उस दिन की मजदूरी उसको नहीं मिलती है। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं, तो इसलिए वो कम वेतन भी देती हैं, मतलब कम वेतन पर इनको काम करना पड़ता है। तो ये हमने कपड़ा मजदूर जो होता है, कपड़ा फैक्ट्री के अंदर जो मजदूरी करता है, उस सुशीला का भी उदाहरण हमने देखा। तो ये वीडियो हमारा हुआ। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपने हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो के लिए आपको 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना है। आप हमारे ये टॉप कोर्सेस आप देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा के लिए ये कोर्स हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए है और ये बैंक ये कंपटीशन के लिए। स्कूल में आप देखें सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क आपको करवाया जा रहा है। फिर एनटीएससी ओलंपियाड है। इसके बाद आपको एंट्रेंस मतलब आपको प्रवेश परीक्षा लेनी है, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, तो यहाँ पर भी सारे फ्री वीडियो हैं। यूपी बिहार बोर्ड का भी सिलेबस हम करवा रहे हैं। फिर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, ये सारे वीडियो भी आपको निःशुल्क मिलते हैं। ये वीडियो कहां प्राप्त करेंगे, तो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com और हमारे एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स, जिसे आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो आसानी से मिल जाएगा।
इसके अलावा आपको बुक्स और ई बुक्स भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा। बुक्स हमने कुछ इस तरीके से तैयार की हैं कि कंटेंट तो आप जानते हैं, कंटेंट में मैग्नेट ब्रेन्स कभी किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, तो कंटेंट तो हाई क्वालिटी का है ही है, साथ ही साथ उसे और इफेक्टिव और इफिशिएंट बनाने के लिए उसके छोटे छोटे भाग किए हैं। थ्योरी का पोर्शन अलग कर दिया उसके अंदर, फिर आपके मैप आधारित क्वेश्चन अलग कर दिए, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग कर दिया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं ताकि बुक को पढ़ने में आपको बहुत मजा आए और बहुत नंबर आप लेकर आए। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम। यहां पर सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें पाएंगे, आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो डाउट को भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खाते पीते भी रहिए। धन्यवाद।